किशनपुर नाम के गांव में सुशीला नाम की एक विधवा औरत रहती थी। उसके 5 बेटे थे और चारों बेटों की शादी सुशीला ने कर दी थी। बहुत साल बीत जाने के बाद भी उन्हें एक भी संतान नहीं हुई थी। सुशीला की एक और बेटा यानी छोटा बेटा था जो विदेश में पढ़ने गया था और वहाँ लव मैरिज करके वहीं बस गया था। ऐसे ही एक दिन एक साधु महाराज सुशीला के घर में भिक्षा मांगने आता है। भिक्षां देहि माते, भिक्षां देहि। बहुत भूख लगी है, कोई घर के अंदर है तो कुछ मुझे खाने को दे दे। सुशीला साधु महाराज की आवाज सुनकर बाहर आ जाता है और साथ ही साथ उनके चारों बेटे और बहू भी बाहर आ जाते हैं। साधु महाराज अंदर आइए और भोजन करके मेरी बेऔलाद बहुओं को अपना आशीर्वाद दीजिए ताकि वो माँ बन सके और मैं अपने पोते पोतियों का मुंह देख पाऊं। ये सुनकर साधु महाराज सुशीला के घर के अंदर आ जाते हैं। चारों बहुएं साधु महाराज के बहुत सेवा करते हैं, उन्हें बहुत अच्छे पकवान खिलाते हैं। ये देखकर साधु महाराज बहुत प्रसन्न होते हैं और वो सुशीला और उनकी 4 बहुओं को बोलते हैं, मैं तुम लोगों के सेवा में बहुत ही प्रसन्न हुआ, लेकिन मैं चाहूँ भी तो अपना आशीर्वाद देकर तुम्हारा भला नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं अपने ज्ञान के प्रताप से देख सकता हूँ कि तुम्हारे परिवार पर किसी कुलदेवी का श्राप लगा है, जिससे तुम्हारी बहुओं कभी माँ ही नहीं बन पाएगी। हाँ, अगर तुम्हारी किसी भी बहू ने किसी तरह से किसी एक बच्चे को जन्म दे दिया तो ये श्राप हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और अगली पीढ़ियों से तुम्हारे परिवार फिर से संतान सुख लाभ कर पाएगा। ये कहकर साधु महाराज वहाँ से चले जाते हैं। सुशीला और उनकी 4 बहू बहुत उदास हो जाते हैं। सुशीला अपनी बहू और बेटों से कहता है, मुझे कुलदेवी की श्राप के बारे में पता था, लेकिन मैंने सोचा समय के साथ ये खत्म हो जाएगा। पर अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं, कैसे अपनी बहुओं को इस श्राप से मुक्त करूं। ये सुनकर सुशीला की बड़ी बहू बोलती है, माँ जी, तो क्या हम चारों अब कभी माँ नहीं बन पाएंगी? क्या कभी किसी बच्चे की किलकारी इस घर में नहीं गूंजेगी? हमारा खानदानी श्राप के साथ ही खत्म हो जाएगा। सुशीला आगे कुछ बोल पाए इससे पहले ही सुशीला के मोबाइल पर उसके छोटे बेटे की कॉल आ जाता है। सुशीला अपने छोटे बेटे से नाराज होता है, फिर भी ममता के कारण वो फोन उठा लेता है। हेलो सुदेश बेटा, क्या हुआ? तू ठीक तो है ना? माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आपको एक गुड न्यूज़ भी सुनाना चाहता हूँ। माँ, आप दादी बन गई हो। आपकी छोटी बहू ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया है। माँ, मैं पापा बन गया हूँ। सुशीला ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है और उसकी आंखों से खुशी की आंसू बहने लगते हैं। सुशीला की आंखों से आंसू बहते हुए देखकर चारों बहू और बेटे परेशान होकर सुशीला से पूछते हैं, माँ जी, क्या हुआ? आप रो क्यों रही है? हाँ माँ, आपके आंखों में आंसू क्यों? ऐसा क्या बोल दिया सुदेश ने? उसने कहा कि वो बाप बन गया है, मैं दादी बन गई हूँ। छोटी बहू ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया है। ये बात सुनकर सुशीला की चारों बहू और बेटे बहुत खुश हो जाते हैं और सुदेश उसकी पत्नी और उसकी बेटी को घर बुलाने के लिए कहते हैं। माँ जी, फिर तो हमें उन तीनों को घर बुला लेना चाहिए। उनसे कहिए ना कि वो हमारे साथ यहाँ आकर रहे। कम से कम इस तरह हमें उस नन्ही बच्ची के साथ खेलने की, उसे पालने पोसने की मौका तो मिलेगा। सुशीला भी अपनी इकलौती पोती का मुंह देखने के लिए काफी उत्साहित था, इसीलिए वो अपने बेटे, उसकी पत्नी के ऊपर सारा गुस्सा भूलकर उन्हें घर आने के लिए बोलता है। दरवाजे की घंटी बजती है।
बड़ी बहू दरवाजा खोलता है तो देखता है कि सामने सुदेश अपनी नन्ही सी बेटी को लेकर खड़ा हुआ है। अरे देवर जी, आप आ गए, आओ अंदर आ जाओ। और छोटी देवरानी जी कहाँ है? वो नहीं आई आपके साथ? सुदेश बिना कुछ बोले ही अपनी बेटी और सामान लेकर अंदर आ जाता है, सोफे पर बैठ जाता है। तब तक सुशीला और उनके चारों बेटी बहू भी वहां आ चुका होता है। सभी लोग सुदेश की नन्ही सी बच्ची को बहुत प्यार करने लगते हैं, बारी बारी से गोद में उठाकर बहुत लाड प्यार करते हैं। लेकिन सुशीला को अपनी बेटी की खुश चेहरे में कुछ उदासी दिखती है। वो अपने छोटे बेटी से जाकर पूछती है, बेटा सुदेश, बहू कहाँ है? वो नहीं आई तेरे साथ? मुझे तेरी बहुत चिंता हो रही है। क्या बात है, मुझे बता बेटा। सुदेश अपनी माँ को गले लगाता है और रोने लगता है। सुदेश को रोता हुआ देखकर उसकी माँ की चिंता और भी बढ़ जाती है। वो सुदेश को गले लगाकर उसे दिलासा देती है और फिर पूछती है, बेटा क्या हुआ है, मुझे बता। इतना साल दूर रहा लेकिन हमारे दिल से तू कभी भी दूर नहीं था, और तुझे ऐसा देखकर मुझे बहुत चिंता हो रही है। तेरे साथ क्या हुआ है बेटा? माँ, आपकी छोटी बहू आपकी पोती को जन्म देते ही भगवान को प्यारा हो गई थी, और ये बिन माँ की बेटी को अब मैं कैसे पालूंगा? मैं अपने सुनैने के बिना कैसे जिंदा रह पाऊंगा माँ? ये कहकर सुदेश फिर से रोने लगता है। सब लोग ये सुनकर बहुत दुखी हो जाते हैं कि इस फूल सी मासूम बच्ची की माँ अब इस दुनिया में नहीं है। सुदेश की बात सुनकर सुशीला की बड़ी बहू बोलती है, देवर जी, आपका दुख हम समझ सकते हैं, लेकिन इस मासूम बच्ची की बिल्कुल भी चिंता मत करना। हम सब इसे इतना प्यार देंगे कि इसे माँ की कमी कभी महसूस नहीं होगी। सब लोग सुदेश को इस बात का विश्वास दिलाते हैं कि उसकी बेटी का ख्याल वो सब मिलकर बहुत ही अच्छे से रखेंगे। माँ, अब तक मैंने अपने बेटी का कोई नाम नहीं रखा है, आप लोग ही कुछ अच्छा सा नाम रख दीजिए उसका। सुशीला दूसरे दिन ही साधु महाराज को बुलाती है और वो अपनी पोती का नामकरण करते हैं। सब लोग उस बच्ची को लेकर साधु महाराज के सामने बैठे होते हैं। बड़ी बहू अपनी गोद में लेकर साधु महाराज से बोलते हैं, साधु महाराज, हमारी फूल सी इस बच्ची की कोई प्यारी सी नाम रख दीजिए ना, ताकि इसका भविष्य बहुत अच्छी से बने। इस बच्चे का नाम होगा दिव्यांशी। इस बच्ची ने जन्म लेकर आपके परिवार को श्राप मुक्त कर दिया, लेकिन आपके परिवार पर जो श्राप अभी तक लगा था वो जाते जाते आपके परिवार से किसी एक सदस्य को अपने साथ ले गया। इसलिए ये बच्ची दिव्यात्मा का अंश है और अब ये दिव्यांशी है। दिव्यांशी नाम सुनकर सब बहुत खुश हो जाते हैं। चारों बहुएं मिलकर दिव्यांशी का खूब ध्यान रखती है, उसे नहलाते हैं, कोई दूध पिलाता है, कोई घूमने ले जाता है तो कोई लोरी सुनाकर उसे सुला देता है। सुशीला को ये देखकर बहुत खुशी मिलती है, लेकिन वो अपने छोटे बेटे सुदेश को लेकर बहुत ही परेशान होता है। सुदेश दिन रात दारू में डूबा रहता है, केवल अपनी बेटी से बात करता है और बाकी समय खुद को कमरे में बंद करके रखता है। एक दिन सुशीला अपनी बड़ी बहू से कहता है, रजनी, तेरी छोटी बहन की शादी हो गई है क्या? नहीं माँ जी, वो तो अब तक देवर जी की याद में ही जिंदगी बिता रही है। मेरी बहन ने सुदेश देवर जी से सच्चा प्यार किया था। सुदेश तो विदेश में शादी करके बस गया, लेकिन वो बेचारी अभी तक उस सदमे से बाहर नहीं आ पाया है। रजनी, मेरे मन में एक बात आई है कि क्यों ना सुदेश की दोबारा शादी कर दिया जाए। तू अगर ठीक समझे अपनी बहन से बात करे, क्या वो
अभी मेरे बेटे से शादी करने के लिए तैयार है। बड़ी बहू ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है और तुरंत अपनी बहन को फोन करके शादी के बारे में बताती है। सब मान जाते हैं और सुदेश की फिर से शादी हो जाती है। सुदेश अब पहले की तरह खुश रहने लगता है और दिव्यांशी को और एक माँ मिल जाती है। ऐसे ही दिन बीत जाते हैं और देखते ही देखते दिव्यांशी बड़ी हो जाती है। वो कॉलेज के लिए तैयार हो रही होती है। तभी उसकी पांचों माँ उसके सामने अपनी अपनी पसंद की 5 लड़के की फोटो लेकर आते हैं। दिव्यांशी, ये देखो, मैंने तुम्हारे लिए कितना अच्छा लड़का पसंद किया है, एकदम सोना है। अरे दिव्यांशी, उसको छोड़, ये देख, मैंने कितना मस्त लड़का देखा है तेरे लिए, एकदम हीरो है। इन तीनों की बात में एकदम गैर मत करना। देख, मैंने तेरे लिए एकदम परफेक्ट कितना सुंदर लड़का ढूंढा है। अरे ऐसे कैसे कोई मेरी दिव्यांशी से शादी करेगा? दिव्यांशी, इनको छोड़, तू इसे देख, एकदम राजकुमार जैसा लड़का है। दिव्यांशी, तेरे साथ बहुत अच्छा लगेगा। सब चुप हो जाओ। देखो, ये है मेरा पसंद किया हुआ लड़का, सबसे अच्छा। दिव्यांशी, तू इसे देख, इसके लिए तो मैं लाई हूँ एकदम हीरे जैसा लड़का, जो मेरी बच्ची को बहुत प्यार करेगा, बहुत अच्छा रखेगा। सुशीला और उनकी 5 बेटे ये देखकर जोर जोर से हंसने लगते हैं। तभी दिव्यांशी बोलती है, मेरी प्यारी मम्मियों, आप 5 ने आज तक मुझे अपनी अपनी पसंद की खूब खाना खिलाया, खूब कपड़े पहनाए, अपनी अपनी पसंद की जगहों पे घूमने भी बहुत अच्छे से ले गए, छोटी बड़ी हर बात का अच्छे से ध्यान रखे है। लेकिन अब बात लड़के की है, तो क्या आप लोग मेरी शादी 5 लड़कों से करवाएंगे? सुदेश और सुशीला ये सुनकर जोर जोर से हंसने लगते हैं। सुशीला बोलती है, मेरी बच्ची, तू परेशान मत हो, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, उसे पूरी कर। और तुझे कोई लड़का पसंद आया है तो अपनी 5 माँओं को कह दे, नहीं तो ये 5 मिलकर तेरी शादी अपनी अपनी पसंद के 5 लड़कों से करवा देंगे। ये सुनकर 5 बहुएं शर्मिंदा हो जाते हैं और सुदेश बोलता है, तू बहुत ही खुशकिस्मत है मेरी बच्ची, जो तुझे इतना प्यार मिल रहा है। तेरी एक माँ को भगवान ने छीन लिया है तो क्या हुआ, उसके बदले में 5 माँ दे दिया तुझे। क्या हुआ? कुछ खाने लायक घर में नहीं है क्या? सुबह से अब तक कुछ भी नहीं खाया। कुछ है तो जल्दी दे दो, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। अभी देती हूँ। कल का थोड़ा सा बासी भात था, उसमें नमक मिर्च डालकर दिया है। अपने लिए कुछ भी नहीं रखा है क्या? अगर रखा है तो वह भी मुझे दे दो, इतने में मेरा नहीं होगा। सच? और नहीं है, और रहता भी तो तुम्हें ही दे देती। क्यों नहीं है? सब कुछ खा लेती हो क्या? कुछ काम धंधा करके मेरे खाने पीने का इंतजाम नहीं कर सकती हो क्या? परेश गुस्से में हाथ के सामने जो भी बर्तन मिला उसे फेंक कर बाहर चला गया। परेश के जाने के बाद बगल वाली चाची आई और तनु को संभालने लगी। अरे बेटी, रो मत, रोने से कुछ नहीं होगा, तुमको कठिन होना पड़ेगा। तुम जैसी लड़कियों की जिंदगी तो ऐसे दुख भरा ही होता है। तुम्हारा पति शहर के एक गुंडा है, हमेशा नशे में डूबा रहता है। मैं क्या करूं चाची, वो हर बात पर मुझे मारती है, मेरी कोई बात नहीं सुनती। ये सब लड़का ऐसा ही होता है। सुन, उसे पुलिस की धमकी दिया कर, इससे शायद वो तुझ पर अत्याचार करना कम कर दे। मैं चलता हूँ, कोई जरूरत पड़े तो मुझे बुलाना। चाची चले जाने के बाद तनु पिछली घटना के बारे में सोचने लगी। तनु गांव की
एक भोली भाली लड़की थी। परेश मुंबई शहर में रहता था, लेकिन शहर में कहाँ रहता था और क्या करता था वो गांव में किसी को भी मालूम नहीं था। तनु की मौसी की लड़की की शादी में परेश के साथ तनु की मुलाकात हुई। आप कहाँ रहते हैं? मैं मुंबई में रहता हूँ, इस शादी के लिए आया हूँ। तुम्हारा घर कहाँ है? सामने जो तालाब है उसके किनारे पर छोटा सा गांव है, वहाँ पर हमारा घर है। ये मेरी मौसी की घर है। आप करते क्या है? मैं वहाँ मुंबई में ही काम करता हूँ। वहाँ मेरा बहुत बड़ा कारोबार है और बहुत अच्छा घर भी है। ऐसी बातों बातों में दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। शादी खत्म हो जाने के बाद परेश तनु से कहता है, एक बात कहना चाहता हूँ तनु। जब से मैंने तुमको देखा है तब से तुम मुझे बहुत अच्छी लगने लगी हो। मैं तुमसे शादी करके तुम्हें मुंबई अपने घर ले जाना चाहता हूँ। तनु को भी परेश शुरू से ही पसंद था। वो मन ही मन सोचा, परेश कितना सुंदर है, मुझसे कितना प्यार करता है। मैं मुंबई जाऊंगी, वहाँ मजे से रहूंगी। मुझे भी तुमसे प्यार है परेश, तो मेरे घर में आओ और बाबा से बात करो। दूसरे दिन ही परेश तनु के पिता से बात करने उनके घर जाता है, लेकिन उसे देखकर तनु के घर वालों को परेश पसंद नहीं आता और वो लोग इस शादी के लिए इनकार कर देते हैं। लेकिन तब तक तनु परेश के प्यार में बिल्कुल डूब गई थी। मेरे घर वाले इस शादी के लिए नहीं मान रहे हैं, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ के किसी और से शादी करने का सोच भी नहीं सकती, इसलिए हम लोग भाग के शादी कर लेंगे। ठीक है, मैं टिकट निकाल लेता हूँ। परसों ही मंदिर में शादी करके निकल जाएंगे। ठीक है। क्या सोचकर घर छोड़ा था और क्या निकला। शादी करके परेश तनु को मुंबई तो ले आई, लेकिन मुंबई में कोई बड़ा घर नहीं। परेश तनु को लेकर एक बस्ती में जाकर उठी। तुमने तो कहा था कि मुंबई में तुम्हारा एक बड़ा घर है, तो वो सब झूठ था। गुस्सा मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगा। अब अंदर चलो भी। अब सोचकर कोई फायदा नहीं, गांव वापस जाने का भी कोई रास्ता नहीं है। आगे शायद सब ठीक हो जाएगा। ये सब बात याद करते करते तनु थक कर सो गई। देर रात को परेश नशे के हालत में घर के अंदर आया। खा पी कर घोड़े बेचकर सो रही है, मेरे लिए अभी का अभी खाना ला। मैंने तो कहा था कि घर में कुछ भी नहीं है, कैसे खाना बनाऊं? ये सुनते ही परेश आग बबूला हो जाता है और चूल्हे के पास रखा हुआ पत्थर उठाकर तनु पर जोर से वार करता है। तनु बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। ये क्या हो गया? साली मर गई क्या? परेश चल भाग ले यहाँ से। परेश दरवाजा खुला छोड़कर भाग जाता है। सुबह पड़ोसी को घर के अंदर तनु पड़ी हुई दिखाई देते हैं, तो वो लोग तनु को उठाकर अस्पताल लेकर जाते हैं। मैंने दवाई दे दिया है, उसे होश आ जाएगा, लेकिन आगे उसे सावधानी से रहना होगा क्योंकि वह मां बनने वाली है। तनु घर लौट आई और पड़ोसी के मदद से कुछ दिनों में वो ठीक हो गई, लेकिन परेश नहीं लौटा। तनु अब काम ढूंढने लगी। बाजू वाले चाची के मदद से उसे एक होटल में बर्तन धोने का काम मिल जाता है। तब से वो अपना और अपने होने वाले बच्चे का ध्यान खुद ही रखने लगी। ऐसे 9 महीने बीत गई। दर्द आने पर चाची उसे अस्पताल में भर्ती करवा दिया। वहां तनु एक खूबसूरत गुड़िया जैसी लड़की की जन्म दी। बेटी को गोद में लेकर तनु की जिंदगी से लड़ने की हिम्मत और भी बढ़ गई। उसने अपनी बेटी का नाम किरण रखी। कुछ महीने में ही तनु किरण को लेकर काम पर जाने लगी। किरण को पास में लेटाकर वो काम करती थी। धीरे धीरे वो बर्तन धोने के साथ साथ वहाँ खाना भी बनाने लगी, क्योंकि अब किरण बड़ी हो रही थी, तो उसे पढ़ाने के लिए तनु को ज्यादा पैसा चाहिए था।
इतना छोटा सा बच्चा लेकर तुम इतना सारा काम कर पाओगी क्या? हाँ मालिक, ये लड़ाई हम माँ बेटी का है, इसलिए मेरी किरण की वजह से मुझे कभी दिक्कत नहीं होता है। देखते देखते 22 साल बीत गई। अब तनु बहुत कमजोर हो गई थी। किरण हमेशा से पढ़ाई लिखाई में बहुत होनहार थी। कॉलेज खत्म होने के बाद वो पार्ट टाइम जॉब करने लगी और साथ में सरकारी नौकरी के लिए बहुत मेहनत भी करने लगी। किरण की मेहनत रंग लाई और किरण को एक अच्छी सरकारी नौकरी मिल गई। माँ, माँ, जल्दी आओ। हाँ, आती हूँ। बोल, क्या हुआ? मुझे सरकारी नौकरी मिल गई है माँ। तुम्हारी लड़ाई आज सफल हुई। आज से तुम कोई काम नहीं करोगी, बस आराम करोगी। ये लड़ाई आज से मेरी है। किरण की बातों से तनु की आंख आंसू से भर गई। मेरी लड़ाई तो तुझसे शुरू हुई थी और तुझी पे खत्म हुई। मुझे बहुत गर्व है कि तू मेरी बेटी है।